नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 4 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। संपत्ति वास्तविक है और इसलिए मुआवजा भी वास्तविक होना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल में जो है मुआवजा से संबंधित सारे बहस किए गए हैं कि पहले जो था हमारा प्रॉपर्टी का राइट वो फंडामेंटल राइट्स था, उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रॉपर्टी राइट्स को 19(1)(f) से हटाकर आर्टिकल 300(a) में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उसी के बाद से जो है प्रॉपर्टी राइट्स हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया, उसके स्थान पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया। तो इस आर्टिकल में मेनली जितनी बार वर्डिक्ट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी से संबंधित सारा का सारा डिस्कशन किया गया था। इसलिए जो है इस आर्टिकल को विस्तार से देखिएगा, क्योंकि इसके जब आर्टिकल समाप्त होगा जितना भी प्रॉपर्टी राइट से संबंधित यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको विस्तार से देखिएगा। ये थोड़ा लंबा आर्टिकल है, उसके बाद ये सारे जो है पॉइंट वाइज आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपदा डेटाबेस में क्या कमी रह जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है कि वैश्विक स्तर पे आपदा की घटनाएं जो है 1970 के दशक में प्रति वर्ष 100 घटनाएं से बढ़कर पिछले 20 साल में लगभग 400 आपदा की घटनाएं घटने लगी है। ठीक है, तो इसी में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि जितने भी रिपोर्ट्स अभी बनाए जा रहे हैं खास के आपदा के डेटाबेस से संबंधित, तो जितने भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बहुत जगह नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे वो उप अफ्रीकी देश हो या फिर दक्षिण एशियाई जैसे क्षेत्र में अपर्याप्त डेटा कवरेज उल्लेखनीय है, जहां पे आपदाओं के केवल एक छोटे प्रतिशत में आर्थिक नुकसान की सूचना दी जाती है। इसलिए जो है इन सभी डेटा को शामिल नहीं किया जाता है। तो आपदाओं से जुड़े आर्थिक नुकसान के डेटा में बहुत ज्यादा गैप देखा जा रहा है। 1990 से 2020 तक के बीच में लगभग 40% से अधिक आपदा घटनाओं में कोई भी अनुमानित मौद्रिक क्षति नहीं थी। इसलिए जो कहा जाता है कि ये डेटा जो है अपर्याप्त है आपदा का। अभी वर्तमान समय में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उससे संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, चाहे वो हृदय संबंधी बीमारियां हो, उसके अलावा अप्रत्याशित मौतें जो हो रही है गर्मी के कारण, उसको भी जो है इस आपदा के डेटाबेस में शामिल नहीं किया जा रहा है। सूखे के कारण जो कुपोषण हो रहे हैं, खाद्य असुरक्षा देखे जा रहे हैं, इन सभी चीजों को जो है आपदा के डेटाबेस में शामिल नहीं किया जा रहा। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि जितने भी जूस के पैकेट्स हैं तो लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के जो रस का दावा किया जाता है कि जो भी पैकेट्स आ रहे हैं जूस के, उसमें कहा जाता है कि 100% जो ये जूस है वो प्योर फलों से बनाया गया है। इस दावे को हटाने की बात की गई है FSSAI के द्वारा, मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनियम 2018 के द्वारा कहा गया है कि 100% दावा करने का कोई भी प्रावधान जो है इस कानून में शामिल नहीं है। इसलिए ही जो है फसाई के द्वारा कहा गया है जिस भी जूस के पैकेट के लेवल पे 100% फलों का जूस का दावा किया जाता है, क्लेम किया जाता है, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। 1 सितंबर से पहले सभी मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने की बात की गई है। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि प्रेस्टन वक्र क्या होता है। तो प्रेस्टन वक्र जो होता है वो जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच सकारात्मक संबंध को यहाँ पे प्रस्तुत करता है, और यह पहली बार जो है प्रकाशित किया गया था 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच प्रेस्टन ने प्रस्तावित किया था। इसलिए जो है उन्हीं के नाम पे प्रेस्टन वक्र कहा गया है इसे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये पॉलिटिकल है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि घोषणा पत्र में जो है विभिन्न पार्टियों के द्वारा अभी लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी जो है देखा गया इस चुनाव में कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उनके घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दे जो थे मुख्य रूप से गायब दिखे। तो इस आर्टिकल में मेनली हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कौन सी पार्टियां जो है आगे के लिए क्या प्लान बनाई है, चाहे वो शिक्षा हो, मिड डे मील हो, बच्चों के ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है विभिन्न पार्टियों के द्वारा, उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए गए हैं उसको हम लोग विस्तार से देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी राइट के बारे में।
तो संपत्ति के अधिकार के संबंध में राष्ट्रपति जॉन एडम्स का एक अक्सर उद्धृत किया जाने वाला कथन है, संपत्ति निश्चित रूप से मानव जाति का उतना ही वास्तविक अधिकार है जितना कि स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार, जिसे शुरू में एक मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 19(1)(f) में रखा गया था, ठीक है, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिस्थापित करके आर्टिकल 300(a) में डाल दिया गया। तब से जो है हमारा प्रॉपर्टी का राइट जो है वो फंडामेंटल राइट्स ना होके सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक मौलिक अधिकार के रूप में और बाद में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में परिकल्पित किया गया था। तो इस संघर्ष की शुरुआत जो है वो बेला बनर्जी के मामले से हुआ, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और आर्टिकल 31(2) संशोधन से पहले की व्याख्या शामिल थी, ठीक है। बेला बनर्जी मामले में जो है मेनली प्रॉपर्टी राइट से संबंधित विवाद हुआ, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 31(2) में मुआवजा शब्द जो है वो मालिक का जिस चीज से वंचित किया गया है उसके बराबर है। अगर संपत्ति उससे अधिग्रहित किया जा रहा है तो उससे संबंधित जो वर्तमान का मूल्य मिल रहा है उस जमीन का, उसको निर्गत करना जरूरी है। तो इस व्याख्या को रद्द करने के लिए संविधान चौथे संशोधन 1955 में पारित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 31(2) में अन्य बातों के साथ स्पष्ट रूप से कहा गया कि अदालतें जो है वो मुआवजे की अपर्याप्तता के सवाल पर विचार नहीं कर सकती, ठीक है। ये चौथे संशोधन में कहा गया था। उसके बाद इस शब्द का प्रतिस्थापन हुआ। संसद ने अपने हिस्से के लिए यह महसूस किया कि अनुच्छेद 31(2) में मुआवजा शब्द सभी समस्याओं का स्रोत है। तो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत मुआवजा शब्द को राशि शब्द से प्रतिस्थापित किया गया, यह ध्यान रखिएगा, 25वां संविधान संशोधन में, जिसने न्यायालयों की इस व्याख्या को दूर रखा। तो इस प्रकार संपत्ति का अधिग्रहण अब भूमि मालिकों को मुआवजे से अलग राशि, जैसा कि अलग है, का भुगतान करके प्रख्यात राज्य के माध्यम से किया जा सकता था। तो इस तरह की राशि की पर्याप्तता परिणाम स्वरूप न्यायिक समीक्षा से भी बाहर रखी गई थी, ठीक है। यह था 25वां संविधान संशोधन के समय। उसके बाद केशवानंद भारती मामला जो आया 1973 में। केशवानंद भारती मामले में 25वें संविधान संशोधन 1971 की वैधता को बरकरार रखा गया था 1973 में, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा संशोधित अनुच्छेद 31(2) के इच्छित प्रभाव को कम कर दिया। 31(2) का जो इच्छित प्रभाव था उसको कम कर दिया। उसके बाद केशवानंद भारती मामले में बहुमत ने यह विचार व्यक्त किया कि यद्यपि भुगतान की गई राशि की पर्याप्तता न्यायोचित नहीं थी, फिर भी जो है न्यायालय इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या ऐसे मुआवजे के निर्धारण के लिए निर्धारित सिद्धांत प्रासंगिक थे। तो यहाँ पे कहा गया अगर न्यायोचित प्रक्रिया से राशि का भुगतान नहीं किया गया, अगर जमीन अधिग्रहण किया गया है तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक जांच किया जा सकता है, ठीक है। जिसने वास्तव में बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में न्यायमूर्ति शाह द्वारा कही गई बातों को पुनः स्थापित किया गया केशवानंद भारती मामले में। तो इस निर्णय के बाद जो है संसद को यह भी विश्वास हो गया कि संपत्ति का अधिकार समाजवादी राज्य प्राप्त करने के लक्ष्य में एक कहावत के अनुसार कांटा बन गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि समाजवादी दृष्टिकोण से संपत्ति का अधिकार पूंजीपति वर्ग का गढ़ बनता जा रहा था, ठीक है। उसी के बाद 1977 में केंद्र में दूसरी पार्टी का सत्ता आया, ठीक है। सबसे पहले जो था कांग्रेस का बहुत समय से सत्ता चल रहा था, उसके बाद जो है जनता पार्टी का शासन आया। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300(a) के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में पुनर्वासित किया गया। अनुच्छेद 31 जिस पर मुआवजा निर्धारित करने के मामले में काफी विवाद हुआ था वो हटा दिया गया और इसका असर तुरंत महसूस भी किया गया। तो न्यायमूर्ति के मैथ्यू, जो कि केशवानंद भारती मामले में असहमति जताने वाले न्यायाधीशों में से एक थे, ने कहा कि संपत्ति के स्वामित्व का सभ्यता और उसकी संस्कृति गुणवत्ता से सीधा संबंध है। इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं की श्रेणी से संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण के मूल अधिकार को बाहर करने का कोई भी औचित्य नहीं है, भले ही यह मान लिया जाए कि बुनियादी ढांचे की अवधारणा स्वीकार्य है।
ठीक है, ये क्लियर कहा गया था न्यायमूर्ति के मैथ्यूज के द्वारा। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि कौन से न्यायमूर्ति के द्वारा कितना इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया गया है। ठीक है, जिससे कि मेंस में उस टॉपिक संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने से आपके आंसर और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1980 में प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी ने एक प्रभावशाली लेख लिखा जिसमें तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 31 को हटाना मूर्खता थी, और आगे कहा गया कि संवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 द्वारा की गई शक्ति अधिग्रहण करने की शक्ति है, न कि जब्त करने की शक्ति। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कहा गया है प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी के द्वारा 1980 में। ठीक है, कि संवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में जो है वो अधिग्रहण करने की शक्ति है, जब्त करने की नहीं, जब तक ये दो शर्तें अर्थात अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होते हैं और अधिग्रहण के साथ मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 31(2) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से शामिल था, जब तक उन्हें अनुदान के अंतर्निहित भाव के रूप में लागू करना आवश्यक नहीं था और शायद अनुमेय भी नहीं था। ठीक है, अनुमेय का मतलब होता है अनुमान योग्य। ठीक है, तो अनुच्छेद 300A में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में जो है कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा भी इसी संबंधित एक वर्डिक्ट दिया गया है जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया है। ठीक है, आगे हम लोग इसको भी विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, तो प्रोफेसर त्रिपाठी के अनुसार इसका मतलब यह है कि कानून तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक कि अधिग्रहण या अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए न हो और कानून में मुआवजा देने का भी प्रावधान हो। तो इस अर्थ में उनका मानना था कि मुआवजा का वही अर्थ बना रहेगा जो बेला बनर्जी के मामले में दिया गया था, अर्थात जो अधिग्रहण की अवधि की तारीख से बहुत दूर नहीं। ठीक है, जिस समय अधिग्रहण किया गया उस समय मार्केट रेट क्या था उस जमीन का, उसके अनुसार से उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो संबंधित संपत्ति का बजट मूल्य उसी के अनुसार निर्धारित होता है। तो अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को हटाने के बाद के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संपत्ति का अधिकार न केवल, ये ध्यान रखेगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय का माना गया है, ठीक है, कि यह संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वो न केवल संवैधानिक अधिकार है बल्कि एक मानवाधिकार भी है, ह्यूमन राइट्स भी है। ठीक है, तो संरक्षित पहलू क्या है, तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था ना। कोलकाता नगर निगम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में अनुच्छेद 300A के तहत संरक्षित 7 अलग अलग पहलुओं को उजागर किया है, जिसमें नोटिस का अधिकार, जिस भी व्यक्ति का अगर जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है उसको समय से नोटिस दिया जाना चाहिए, इन्हें कि आज अधिग्रहण किया गया और सुबह में नोटिस दिया गया। ठीक है, सही समय के अनुसार उनको नोटिस देना चाहिए। उसके बाद सुनवाई का अधिकार, तर्कपूर्ण निर्णय का अधिकार और केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही अधिग्रहण करने का कर्तव्य होना चाहिए। प्रतिपूर्ति या उचित मुआवजे का अधिकार, कुशल और त्वरित प्रक्रिया का अधिकार और निष्कर्ष का अधिकार। ठीक है, ये 7 पॉइंट को अभी लाया गया है। जब कोलकाता नगर निगम का मामला था उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 अलग अलग पहलुओं को उजागर किया था। तो न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इनमें से किसी एक विशेषता का भी अभाव जो है, ये जो 7 पॉइंट दिए गए हैं इसमें से अगर किसी भी एक पॉइंट को भी अगर नजरअंदाज किया जाता है तो वो कानून को चुनौती देने योग्य बना देगा। ठीक है, तो प्रतिपूर्ति या फिर उचित मुआवजे का अधिकार न्यायिक रूप से उस स्थिति की पुष्टि करता है जब असंशोधित अनुच्छेद 31 लागू था और मुआवजे के भुगतान के पहलू पर बेला बनर्जी मामले में व्याख्या की गई थी। ठीक है, तो बेला बनर्जी का मामला तब था 44वां संविधान संशोधन से पहले, जब अनुच्छेद 31 को रद्द नहीं किया गया था। ठीक है, तो राज्य द्वारा अपने शक्ति के प्रयोग में भूमि से वंचित किया गया व्यक्ति न्याय संगत और उचित मुआवजे का भुगतान करने का हकदार है। तो कोलकाता नगर निगम में न्यायालय ने दोहराया कि उस अधिकार से वंचित करना या उनका उन्मूलन केवल प्रतिपूर्ति पर ही स्वीकार्य है, चाहे वह मौद्रिक मुआवजे, पुनर्वास या इसी तरह के साधनों के रूप में हो। तो इस प्रकार मुआवजा देने की आवश्यकता, यानी कि अर्जित संपत्ति के बराबर पैसे देना, जो कि बेला बनर्जी मामले में मूल रूप से कहा गया था। ठीक है, तो अभी यह बहाल कर दी गई है। तो कोलकाता नगर निगम मामले में लिया गया निर्णय प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी के भविष्य सूचक शब्दों को सही साबित करता है कि 44वें संविधान संशोधन को पारित करके और अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटाकर संसद ने अनजाने में ही नागरिकों की संपत्ति को वह सुरक्षा प्रदान की है जो उसे पहले कभी न तो ब्रिटिश काल में और न ही स्वतंत्र भारत में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, ये कहा गया है प्रोफेसर पी.के. त्रिपाठी के द्वारा। अब देख लेते हैं यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित क्वेश्चंस थे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के 2021 के पीटी में आया था, जिसमें पहला ऑप्शन है
यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। तो नागरिकों को कहां कहां प्राप्त होता है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, यही 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, उसका दूसरा ऑप्शन है यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। उसका तीसरा ऑप्शन है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो मूल अधिकार तो अब है नहीं, 44वें संविधान संशोधन के बाद से जो है प्रॉपर्टी राइट को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है एक विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है अनुच्छेद 301 के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह आया था यूपीएससी के 2023 के पीटी में, और इस क्वेश्चन को जो है यूपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, प्रथम संशोधन में जो है। लेकिन अन्य संशोधनों ने भी संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और वे मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या पर नियंत्रण पाने के लिए निर्देशित नहीं है जिस प्रकार से प्रथम संशोधन था। इसलिए जो है पहला कथन जो है सही है। ठीक है, इन सभी में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, लेकिन न्यायिक व्याख्या के लिए पहला संशोधन ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है डीपीएसपी का। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 39C के अनुसार आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है डीपीएसपी में आर्टिकल 39C में। ठीक है, अतः धन का संकेंद्रण जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, इसलिए जो है ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन आया था 2021 में यूपीएससी के पीटी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये गलत है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ये सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 300A को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के जरिए भारत के संविधान में शामिल किया था। तो कांग्रेस सरकार ने नहीं, जनता पार्टी ने। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को कहा जाता है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। ठीक है, तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्वेश्चन जो है 2017 में यूपीएससी के पीटी में आया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, किसी भी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, बेनामी संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। तो इसमें कितने कथन जो हैं वो सही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल दूसरा कथन ही सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति के लेन देन को बेनामी लेन देन माना जाता है भले ही संपत्ति के मालिक को लेन देन के बारे में पता न हो, क्योंकि भारतीय कानूनी ढांचे में मूल सिद्धांत है कि कानून की अज्ञानता कभी भी कानून के उल्लंघन का बहाना नहीं हो सकता, इसलिए जो है पहला कथन गलत है। ठीक है, उसके बाद बेनामी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है और सरकार द्वारा मुआवजा दिए बिना जब्त किए जाने के लिए भी उत्तरदायी है, इसलिए जो है दूसरा कथन सही है। ठीक है, उसके बाद न्याय निर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एक अपीलीय तंत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया है कि कोई उपबंध नहीं है, तीसरा कथन भी गलत है। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि आपदा डेटाबेस में क्या कमी देखी जा रही है, व्हाट्स मिसिंग इन द डिजास्टर डाटाबेस। तो ये कहा गया है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर आपदा की घटनाएं जो है वो 1970 के दशक में प्रति वर्ष 100 घटनाओं से बढ़कर पिछले 20 वर्षों में लगभग 400 प्रति वर्ष आपदा की घटनाएं देखी जा रही है। यह वृद्धि जो है वो आंशिक रूप से रिपोर्टिंग पूर्वाग्रह के कारण है। आपदाओं के ऐतिहासिक डाटा में अक्सर नुकसान या फिर मृत्यु वाली छोटी घटनाओं को शामिल नहीं किया जाता, जहां पे बहुत कम नुकसान होता है उनको आपदा के डेटाबेस में शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण कम रिपोर्टिंग होती है और विशेष रूप से
कम आय वाले देशों में, ठीक है, जो फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत कम जो है आपदा से संबंधित डेटा को संग्रहित किया जाता है। मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में अपर्याप्त डेटा कवरेज देखा जाता है, जहां आपदाओं के केवल एक छोटे प्रतिशत में आर्थिक नुकसान की सूचना दी जाती है। आपदाओं से जुड़े आर्थिक नुकसान के डेटा में बहुत बड़ा गैप देखा जा रहा है। 1990 और 2020 के बीच लगभग 40% से अधिक आपदा घटनाओं में कोई अनुमानित मौद्रिक क्षति नहीं हुई, ऐसा डेटाबेस में कहा गया है, जो अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पूर्णतः जो है वो अव्यवहारिक है। अगर कोई भी आपदा आता है तो वहां पे कम ही हो, लेकिन नुकसान तो जरूर होता है, जान माल की हानि तो जरूर होती है। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है डिजास्टर इवेंट्स का मिसिंग डाटा देखा जा रहा है। चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ज्यादा से ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसके बाद इंश्योर्ड डैमेज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, टोटल एस्टिमेटेड डैमेज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, पीपल्स कितना अफेक्ट हुए हैं उनको बहुत जगह नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर पीपल्स जितने मिसिंग हैं उनको बहुत बार कम लिखा जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। जितने लोगों की मृत्यु हुई उसमें भी जो है डेटा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसी में कहा जाता है कि विभिन्न आपदा प्रकारों के कवरेज में भी विसंगतियां मौजूद हैं। भारत सहित कुछ देशों में गर्मी की घटनाओं को बड़े पैमाने पर कम रिपोर्ट किया जा रहा है। अत्यधिक तापमान के कारण जो है वो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और जिसका आकलन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हृदय संबंधी रोग जैसी स्थितियों से होने वाली अप्रत्यक्ष मौतों को शुरू में जो है गर्मी से संबंधित रूप में दर्ज नहीं किया जाता, मतलब कि इसको आपदा के रूप में निर्धारित नहीं किया जाता। अगर किसी व्यक्ति को अत्यधिक गर्मी के कारण उसको हार्ट से संबंधित बीमारी के कारण मौत हो जाती है तो इसको आपदा के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता है। बहुत जगह जो है अभी गर्मी बढ़ रही है, उसके बाद मौसम का जो है अनियमितता देखा जाता है, जिसके कारण सूखा बहुत से देशों में पड़ रहा है। तो सूखा कारण जो है उत्पन्न कुपोषण और खाद्य असुरक्षा जैसी आपदाओं के माध्यम से दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन भी कठिन हो जाता है। इस तरह के जो है डेटा को आपदा के डेटाबेस में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि अभी FSSAI के द्वारा कहा गया है कि जितने भी पैक्ड जूस होते हैं वहां पे अगर क्लेम किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा कि इसमें 100% जो जूस हैं वो पूरा का पूरा फल से निकाला गया है, तो इस क्लेम को हटाने की बात की गई है फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो फसाई ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश जारी किया है कि वे पुनर्गठित फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस, ठीक है, जो कंपनियां क्लेम करती है कि मैंने जो जूस प्रोवाइड किया है ये पूर्णतः जो है वो फलों से बनाया गया है, जबकि कहीं भी जो है कोई भी कंपनियां पूर्णतः फलों से जूस को बनाकर लंबे समय तक रख ही नहीं सकती है, ठीक है, उसका एसेंट यूज किया जाता है बहुत जगह, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने की जो है निर्देश दिए गए हैं फसाई के द्वारा। तो व्यवसाय को निर्देश दिया गया है कि वे 1 सितंबर से पहले सभी मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग सामग्री को समाप्त कर दें, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनियम 2018 के अनुसार 100% दावा करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है इस तरह का निर्देश दिया गया है FSSAI के द्वारा। तो ऐसे दावे जो है वो भ्रामक है, जहां प्राथमिक घटक मतलब कि जो ओरिजिनल फल हैं इस तरह के जूस में वो एक सीमित मात्रा में ही सिर्फ होते हैं, बाकी तो पूरा एसेंट ही उपयोग होता है। वही कहा जा रहा है कि प्राथमिक घटक केवल सीमित सांद्रता में मौजूद है, लिमिटेड कंसेंट्रेशन में, ठीक है, जबकि मुख्य घटक जो होते हैं वो पानी होते हैं। तो FSSAI ने कहा है कि लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस का दावा को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें देख लेते हैं प्रेस्टन कर्व होता क्या है, ठीक है। मेनली जो है यहाँ पे आकलन किया जाता है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में, ठीक है। उनके सर्टेन रिलेशनशिप को यहाँ पे सकारात्मक संबंध को स्थापित करता है प्रेस्टन वक्र, उसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो प्रेस्टन वक्र किसी देश में जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करता है। इसे पहली बार जो है 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल H. प्रेस्टन ने प्रस्तावित किया था। इसलिए जो है इस
वक्र का नाम, इस कर्व का नाम जो है वो प्रेस्टन रखा गया। जैसे जैसे किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उसकी जीवन प्रत्याशा में भी शुरुआत में काफी वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उसका परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो हेल्थ पे ज्यादा खर्च कर पाता है, न्यूट्रिशन पे ज्यादा खर्च पाता है, इसलिए जो है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लंबे समय तक जीवित रहने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु से आगे प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि जो है वो जीवन प्रत्याशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, एक लिमिट के बाद से, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, एक लिमिट के बाद से जो है अगर कितना भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, फिर भी जो है एक लिमिट से ज्यादा जो है किसी व्यक्ति का जीवन प्रत्याशा नहीं बढ़ता। अगर ऐसा होता तो जितने भी अगर टॉप 10 अमीर लोग हैं तो वो तो कभी मरते ही नहीं। ठीक है, तो इसी में आय कहा जाता है कि विशेषज्ञ इस बात पर बहस करते हैं कि क्या आर्थिक विकास या फिर मानव विकास में सार्वजनिक निवेश बेहतर विकास परिणामों की ओर ले जाता है। तो चिकित्सा प्रौद्योगिकी में सुधार, जैसे कि टीके, कम आय वाले देशों में भी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है विकसित देशों को थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। तो गरीब देश जो है वो अमीर देशों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों से लाभ उठा सकते हैं, जो कम आय स्तरों के बावजूद उनके विकास संकेतकों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी देश में अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जाए, उससे उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल आर्टिकल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो चिल्ड्रंस के इशू हैं वो वर्तमान के जितने भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो थे उसमें मिसिंग देखे गए हैं। उसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, कि घोषणा पत्र में बच्चों के मुद्दे गायब दिखे। भारत की जनसंख्या में बच्चों की जनसंख्या लगभग 30% है, फिर भी जो है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में उनके मुद्दों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया। शिक्षा के मामले में अगर कहा जाए तो भाजपा के घोषणा पत्र में पीएम श्री और एकलव्य स्कूलों को मजबूत करने का वादा किया है। हालांकि सभी सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए वास्तव में प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे वहां के बुनियादी ढांचे में विकास करने की आवश्यकता। सिर्फ योजना चलाने से सरकारी स्कूलों का विकास नहीं होगा। ठीक है, जबकि कक्षा 1 से 8 तक GER मतलब कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 100% है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर देखा जाता है कि एनरोलमेंट में लगातार कमी हो रही है। ठीक है, और RTE राइट टू एजुकेशन को प्री प्राइमरी और माध्यमिक कक्षाओं तक विस्तारित करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि कांग्रेस ने कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने के लिए RTE में संशोधन करने का वादा किया है। वहीं CPM का लक्ष्य है कि RTE को 3 से 18 वर्ष की आयु तक विस्तारित करना चाहिए। कांग्रेस और DMK दोनों ही जो है बच्चों के ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं पोषण के मुद्दे पर अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस ने कुपोषण से निपटने के लिए सामान्य लक्ष्य तो बताए हैं, लेकिन ठोस उपाय का अभी वर्तमान में अभाव देखा जाता है। उसके बाद माकपा ने सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए ICDS मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ठीक है, के सार्वभौमिकरण का प्रस्ताव लाया है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल कर दिया जाए। उसके बाद कांग्रेस ने मिड डे मील योजना को कक्षा 12 तक विस्तारित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि DMK जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को सहायता प्राप्त स्कूलों तक विस्तारित करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद DMK ने बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिनों में व्यापक स्वास्थ्य सेवा के लिए बजटीय आवंटन और स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं कांग्रेस का लक्ष्य है कि 5 साल के भीतर बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराना। उसके राजनीतिक घोषणा पत्र लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बच्चों की भागीदारी, ऑनलाइन सुरक्षा या शोषण की रोकथाम को संबोधित करने में जो है अभी भी विफल रह गई है सभी राजनीतिक पार्टियां। इस पर कोई भी बात नहीं किया गया है। ठीक है, बाल अधिकार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है राज्य के द्वारा इस आर्टिकल में। इसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो भी आज सरकार बने उसे कुछ बच्चों के मुख्य मुद्दे पे भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे ही जो हैं किसी भी देश के विकास का भविष्य होते हैं। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए, और प्रॉपर्टी राइट से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को